विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम मेवाड़ शासक महाराणा शासक सांगा और दिल्ली के साथ संघर्ष, जिसमें दिल्ली के मुख्य जो शासक हैं इब्राहिम लोदी के साथ महाराणा सांगा के संघर्ष पर चर्चा करेंगे। क्योंकि इस समय दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी था और इब्राहिम लोदी से ही महाराणा सांगा का अधिक संघर्ष रहा। राणा सांगा के सैनिक अभियानों का एक उद्देश्य दिल्ली के सुल्तानों के प्रभाव को उत्तरी भारत में कम करना भी था। इस दिशा में उसने मालवा तथा गुजरात के शासकों को अपने प्रभाव में लेने के बाद ही उससे ऐसा किया। तैमूर के आक्रमण के बाद सैयदों तथा प्रारंभिक लोदी शासकों के काल में दिल्ली अस्त व्यस्त था। सांगा के समय ही सिकंदर लोदी एक निर्बल शासक था। परिणाम स्वरूप मेवाड़ के समीप अधीनस्थ मुस्लिम प्रदेशों पर अपना प्रभाव महाराणा सांगा ने जमाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन 1517 ईस्वी में जब सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठा, जो कि एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, जो स्वयं विस्तारवादी नीति में विश्वास रखता था। इधर मेवाड़ शासक महाराणा सांगा भी उससे कहीं कम नहीं था। परिणाम स्वरूप दोनों में संघर्ष प्रारंभ होता है। इस संघर्ष के कई कारण थे, जिसमें पहला कारण था दोनों का महत्वाकांक्षी होना। हरला शारदा लिखते हैं, दोनों का महत्वाकांक्षी तथा साम्राज्यवादी नीति ने उन्हें संघर्ष के लिए एक दूसरे के सामने ला खड़ा कर दिया। सांगा द्वारा अपने राज्य का विस्तार करना। जिस समय इब्राहिम लोदी अपने भाइयों का दमन करने में व्यस्त था, उस समय महाराणा सांगा ने बयाना तक अपना अधिकार कर लिया था, जो कि दिल्ली सल्तनत का प्रदेश था, और इब्राहिम को एक तरह से उस पर अपना अधिकार करना चुनौती थी। अतः आंतरिक संकटों से उभरते ही इब्राहिम लोदी ने राणा सांगा के विरुद्ध युद्ध करना चाहा। मालवा पर अधिकार करने की आकांक्षा। दोनों ही शासक मालवा पर अपना अधिकार करना चाहते थे, अतः युद्ध अवश्यंभावी था। अजमेर का प्रश्न। अजमेर शुरू से ही मुस्लिम अधिकार में रहा। वह इसका धार्मिक स्थान बन चुका था। इसलिए इब्राहिम लोदी अजमेर पर अपना अधिकार जमाना चाहता था, जबकि राणा सांगा ने गद्दी पर बैठते ही अजमेर को करमचंद परमार को दे दिया था। वीर विनोद से पता चलता है कि अजमेर पर अधिकार करना ही इब्राहिम लोदी का उद्देश्य था, जिससे बाद में एक युद्ध का रूप धारण किया। इसमें हम ये देखते हैं कि आपसी कुछ झड़पें प्रारंभ भी हो गई। महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी। राजपूत स्रोतों से पता चलता है कि 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी ने एक विशाल सेना लेकर आक्रमण करना चाहा और बूंदी के निकट खातौली नामक स्थान पर दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। इब्राहिम पराजित होकर
भाग गया और उसके अनेक सैनिक मारे गए। इस युद्ध में महाराणा सांगा का उत्साह और बढ़ा और उसके साम्राज्यवादी नीति आगे बढ़ना शुरू हो गई। उसकी महत्वाकांक्षा और बढ़ गई। हरविलास शारदा लिखते हैं, यह युद्ध मात्र 3 घंटे ही चला। इब्राहिम अपने साथियों सहित पराजित होकर भाग गया, परंतु सुल्तान का एक पुत्र बंदी बना लिया गया। बाबरनामा के अनुसार इसको जुर्माना लेकर ही छोड़ा गया था। इस युद्ध में राणा सांगा का एक हाथ एक पांव जाता रहा। इस प्रकार से यह युद्ध दोनों ही पक्षों के लिए हानिप्रद था, परंतु जैसा कि डॉक्टर ओझा ने राणा सांगा की विजय इसमें बताई है। युद्ध का आरंभ होना 1518 ईस्वी, जिसमें हम बाड़ी का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। अहमद यादगार लिखते हैं, खातौली की पराजय दिल्ली सल्तनत के लिए एक शर्मनाक हार थी, जिसका बदला लेने का इब्राहिम लोदी ने निश्चय कर लिया था। इब्राहिम लोदी मियां माखन के नेतृत्व में एक विशाल सेना लेकर राणा के विरुद्ध भेजता है, जिसे पराजय का सामना करना पड़ा। मियां माखन को गुप्त पत्र तथा मियां हुसैन को बंदी बना लिया गया। मियां माखन राणा सांगा से मिला तथा इसका फायदा ही उठाकर राणा सांगा ने धौलपुर के नज़दीक बाड़ी के निकट, जिसे बाड़ी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, मुस्लिम सेना पर आक्रमण किया, जिसमें सुल्तान की शाही सेना ही पराजित हो गई। मुस्लिम लेख बाबरनामा में विजय का उल्लेख है। इस प्रकार से इब्राहिम लोदी को 2 बार पराजय करने के बाद राणा सांगा उत्तरी भारत में अपना प्रभाव स्थापित करने में सफल रहा। बाड़ी के युद्ध में विजय होने के बाद दिल्ली के बयाना तक के एक बड़े क्षेत्र पर राणा सांगा का प्रभाव हो गया। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं, राजनीतिक धुरी दिल्ली की अपेक्षा अब मेवाड़ की ओर घूमने लगी और सभी देशी और विदेशी शक्तियां सांगा की शक्ति को मानने लगे। हरविलास शारदा लिखते हैं, उत्तरी भारत में इस समय राणा सांगा की धाक जम गई थी। इस समय उसने दिल्ली, गुजरात, मालवा सभी प्रदेशों को पराजित कर दिया था।